हाय गाइस, आरोही स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन यादव आज क्लास 10th की ना साइंस की बहुत ही मस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। टॉप 20 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिन्हें हम लोग देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी और क्विज कंपटीशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ना आरोही क्विज प्रतियोगिता पार्ट 1 में पूछे गए, ठीक ना। तो हम सब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हैं और फिर आप सभी इससे बहुत सारे नॉलेज भी प्राप्त करेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मतलब उससे लेंस नहीं बनाए जा सकते हैं। जल से तो बन सकता है, मिट्टी, कांच और प्लास्टिक। तो इसमें ना हमें पता है कि लेंस का निर्माण ना पारदर्शी पदार्थों से किया जा सकता है। जल, कांच और प्लास्टिक ये तीनों क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। और एक मिट्टी है जो पारदर्शी पदार्थ ना होकर कौन सी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, मिट्टी। बढ़ते हैं आगे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो बुझा हुआ चूना है ना, CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाए, बी। और ये 3C नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है किसका है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये ना संगमरमर का सूत्र है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में, या फिर ए और बी दोनों में। तो ए और बी दोनों में, मतलब अमीबा में भी और ईस्ट में भी। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाए, तो ए एंड बी दोनों, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में कौन भौतिकीय रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया, भौतिकीय रासायनिक अभिक्रिया है। हम समझ सकते हैं भौतिकीय रासायनिक अभिक्रिया कौन हो जाए, तो ये ना दहन हो जाएगा। और जो ये शोषण दिख रहा है ना, ये होगा जैविक रासायनिक अभिक्रिया या क्रिया, ठीक ना। दहन हमारा भौतिकीय रासायनिक क्रिया और शोषण जैविक या जैव रासायनिक क्रिया। मतलब जीवों में ये होता है और ये किस में होता है, पदार्थों में होता है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है, ठीक ना। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है, मतलब कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। ये किसकी होती है, ये तो न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दर्शन की कौन दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, है ना। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में हो जाते हैं, मतलब सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की बस इतने तक ले पढ़े, उसको लगा कि 25 सेंटीमीटर, और न्यूनतम ज्यादा चर्चा में रहता है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, अधिकतम दूरी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाए, अनंत। क्या आंसर हो जाएगा, अनंत। बढ़ते हैं आगे। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो ना रेटिना के पहले ही बन जाता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। वैसे तो उसकी परिभाषा जब हम पढ़ते हैं कि जिसमें निकट का साफ साफ दिखे लेकिन दूर का नहीं दिखे, उसे हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि दूर का नहीं दिख रहा है, निकट का दिख रहा है, तब वो निकट दृष्टि दोष। लेकिन उसका कारण यही है कि रेटिना के पहले ही बन जाता है, इसी कारण इसका नाम पड़ा है निकट दृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं। किसी बिंब का प्रतिबिंब दर्पण में बड़ा दिखाई देता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा। अब इसमें हमें पता करनी है कौन सी दर्पण है जिसमें किसी बिंब का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे सकता है। उत्तल में तो हमेशा छोटा बनता है, इसमें क्या बनेगा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, है ना, हमेशा छोटा। कैसा बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। समतल में क्या होगा, तो हमेशा ना बराबर बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा बराबर, मतलब बिंब के बराबर। किसके बराबर, बिंब के बराबर। और ये हमेशा छोटा, क्या मतलब कि बिंब से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल में, समतल में हमेशा बिंब के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अब ये बच गया एक अवतल, एक छोटो बनाता है, बराबरों बनाता है और बड़ा भी बनाता है। तो इस प्रकार से एक यही दर्पण है जिसमें हमें किसी बिंब का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता -2D है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। -2D है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो हमें पता है P बराबर क्या होता है, 1/f, या F बराबर हम क्या बोले, 1/p। तो इस प्रकार से 1/2D, और ये माइनस में तो बराबर हो जाए 1/, और ये ना मीटर में है, क्या है, D को हटा देंगे तो आएगा -0.5 मीटर, और इसको बदल दिया जाए तो -50 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, दूरियां कभी भी निगेटिव नहीं होती है, भले ही -50 सेंटीमीटर है, लेकिन हम इसको बोलेंगे कि 50 सेंटीमीटर। दूरी कितनी होगी, तो दूरी बराबर हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, मतलब ये पॉजिटिव हमें लेना है, ठीक ना, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना।
एक तार का विद्युत प्रतिरोध 10 ओम है, उसमें 2 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो तार में कितना जूल ऊष्मा उत्पन्न होगा। जूल का गणितीय नियम क्या होता है, तो H बराबर I स्क्वायर आर टी है ना, समय सेकंड में होना चाहिए। I का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर गुणे R का मान 10 और समय कितना है 30, समय 30 मिनट है, इसको किस में बदल दीजिए सेकंड में। चलिए 2 का स्क्वायर 4 गुणे 10 गुणे 30 गुणे 60, 4 एकम 4 4 3 12 12 छक 72 और कितने जीरो, 1 1 2 और 1 3 जीरो, तो 72,000 जूल। क्या आंसर हो जाए हमारा सी, 72,000 जूल है ना। आगे बढ़ते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में ना एल्यूमिनियम प्लेटिनम या यूरेनियम का नहीं होता है, किसका होता है उपधातु सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन नहीं है, ठीक ना, हमें पता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल हरा और नीला होता है, लाल हरा और नीला, तो कौन है जो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण नहीं होगा, वो हो जाएगा पीला है ना, सी हमारा प्राथमिक वर्ण नहीं होगा। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बिंब है, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। सोडियम कार्बोनेट में, मतलब धोवन सोडा यहां बोलना चाहिए, धोवन सोडा में रवा जल की संख्या कितनी होती है, 5 2 7 या फिर 10। तो हमें पता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, तो इस प्रकार से उसमें रवा जल की संख्या कितनी हो जाए 10। वहीं पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना होता है, तो हाफ H2O होता है, जिप्सम में 2 रवा जल होते हैं है ना। निम्न में कौन अधिक क्रियाशील है, हमें सक्रियता श्रेणी से पता करना होता है कि इसमें कौन है जो सबसे ऊपर है सक्रियता श्रेणी में, वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो हमें सक्रियता श्रेणी थोड़े से बोलते हैं, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक ऐसे होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ क्या देख पाएंगे कि निम्न में कौन अधिक क्रियाशील है, मैग्नीशियम मैग्नीज जिंक कैल्शियम। तो इसमें ना सक्रियता श्रेणी में इन चारों में सबसे ऊपर होगा कौन, कैल्शियम, तो इस प्रकार से हमारा कैल्शियम आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कौन लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। बिलियन का पीएच मान होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पीएच मान, क्षार जो होता है लाल को नीला करता है और अम्ल नीला को लाल करता है, तो क्षार का पीएच मान 7 से क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, 7 से अधिक। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है, मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है, तो मनुष्य का छोटी आंत कौन हो जाता है, तो ये हो जाते हैं इलियम जेजुनम और ड्यूओडिनम, तो कौन इसका भाग नहीं होगा, तो ये ना कोलन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, कोलन, सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होता है, मतलब बीपी कितना होता है, तो बीपी ना 120 बट्टा कितना हो जाए 80, 120 बट्टा 80। सिस्टोलिक प्रेशर बाई डायस्टोलिक प्रेशर 120 बट्टा 80, क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक की रचनात्मक या संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो ब्रिक की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई ना नेफ्रॉन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन। और ये न्यूरॉन क्या होते हैं, ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ये किसका है, तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, और ये जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होते हैं। यहीं पर एल्वियोली रह जाता है, एल्वियोलाई, तो किसका हो जाता, फेफड़ा का, ठीक ना। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसकी रचना है, मतलब किसकी है, ये ना चार्ल्स डार्विन की है, किसकी है, चार्ल्स डार्विन की। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग मस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 की देखें, जो हमें काफी हेल्पफुल होंगे एग्जाम्स के लिए, आगामी एग्जाम्स के लिए, ठीक ना। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।